डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पिछली कक्षा में पढ़ा था संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति की योग्यता, उसके निर्वाचन मंडल, उस पर महाभियोग, राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्यों के बारे में। आज की कक्षा में पढ़ेंगे अपन प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में। प्रधानमंत्री पद का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 अर्थात 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री पद का उल्लेख दिया हुआ है और अनुच्छेद 74 अर्थात 74 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का उल्लेख दिया हुआ है। जैसा कि अपन पहले पढ़ा था कक्षा के अंदर कि संसद के अपने दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बनेगा जिसमें लोकसभा में स्पष्ट बहुमत होगा। तो इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति देगा। यानी कि लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री बनेगा, अर्थात उसको प्रधानमंत्री पद पर राष्ट्रपति नियुक्ति देगा। और प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन स्पष्ट बहुमत उसको लोकसभा अर्थात निम्न सदन में होना चाहिए। और संविधान के आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्य के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, जिस बात का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 74 के अंतर्गत दिया हुआ है। यानी प्रधानमंत्री अपने दल का और जनता का एक सर्वोच्च नेता होता है और राष्ट्र का प्रमुख एक वक्ता भी होता है। और प्रधानमंत्री के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कुछ शब्द कहे थे जो मैं आपको बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री वास्तव में संपूर्ण शासन तंत्र की क्या होती है, एक धुरी होती है। यहां से ये कथन पूछा जा सकता है 1 नंबर के रूप में कि प्रधानमंत्री वास्तव में संपूर्ण शासन तंत्र की धुरी होती है। ये कथन किसका है? तो डॉक्टर BR अंबेडकर का। मैं लिख देता हूं ये कथन क्या था कि प्रधानमंत्री वास्तव में संपूर्ण शासन तंत्र की धुरी है। यह कथन था डॉक्टर BR अंबेडकर। तो ये 1 नंबर के रूप में पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री वास्तव में संपूर्ण शासन की धुरी है, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर BR अंबेडकर का। इसके बाद अपन देखते हैं कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को तो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति राष्ट्रपति देगा, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? यानी प्रधानमंत्री की योग्यता। प्रधानमंत्री की योग्यताओं का वैसे तो स्पेशल भारतीय संविधान के अंतर्गत उल्लेख नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता है वह व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, अगर कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी वो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को। यानी संसद का अगर किसी सदन का सदस्य कोई व्यक्ति नहीं है तब भी उसको प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है, बेशक एक शर्त कि उसको पद ग्रहण करने से 6 माह के अंदर अंदर, यानी 6 माह के अंदर अंदर, ध्यान देना यहाँ 6 माह के
अंदर अंदर उसको संसद के दोनों सदनों में से किसी एक की सदस्यता ग्रहण करनी आवश्यक होती है। यानी दोनों सदनों में से, दोनों सदनों में से किसी एक की सदस्यता ग्रहण करनी आवश्यक होती है, तब वह प्रधानमंत्री पद पर बना रह सकता है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति मैंने आपको बताई दी है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, वह करेगा लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि अगर किसी दल के पास स्पष्ट रूप में लोकसभा में बहुमत नहीं है तो प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाएगा। उस समय राष्ट्रपति की सविवेकीय शक्तियां काम में आती हैं। सविवेकी, राष्ट्रपति की सविवेकीय शक्ति। राष्ट्रपति अपनी सविवेकीय शक्ति का प्रयोग करते हुए जो सबसे बड़ा दल है, यानी संसद के निम्न सदन में जो सबसे बड़ा दल है, उस दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा और उस दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति देगा। कौन? राष्ट्रपति। इसके बाद में आता है राष्ट्रपति का कार्यकाल, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। राष्ट्रपति का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, यानी राष्ट्रपति का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। वह यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर बना रह सकता है। यहां प्रसाद पर्यंत का अर्थ है जब तक उसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक ही वह पद पर बना रह सकता है, और जब वह लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देता है तो उसको त्याग पत्र देना पड़ता है। अगर नहीं देता है त्याग पत्र तो उसको राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त कर दिया जाता है। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री को वेतन कितना मिलता है। यानी प्रधानमंत्री का वेतन, वह भत्ते, प्रधानमंत्री का वेतन भत्ता होता है, वह संसद समय समय पर निर्धारित करती है। और अब आगे देखते हैं अपन मंत्री परिषद के बारे में। मंत्री परिषद यानी मंत्री परिषद का गठन। यानी कि अपन ने पढ़ा कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को 75 के तहत प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री के परामर्श से ही, प्रधानमंत्री के परामर्श से ही मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी कि मंत्री परिषद की सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति अपने सविवेक के आधार पर नहीं करता। यानी कि प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति को परामर्श अर्थात सलाह देता है कि अमुक व्यक्तियों को मंत्री परिषद के सम्मुख यानी कि मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्ति दी जानी चाहिए, उन्हीं व्यक्तियों को वो मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्ति देता है, जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 74 के अंतर्गत दिया हुआ है। और दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण है, वह है कि मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर अपने बने रहते हैं। यानी मंत्री परिषद के जितने भी सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहते हैं, जिस बात का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 75(2) के अंतर्गत दिया हुआ है। और यदि कोई मंत्री अपना पद ग्रहण करते समय अगर संसद का सदस्य नहीं है, तो जिस प्रकार से अपन ने पढ़ा था प्रधानमंत्री के बारे में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद 6 महीने के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता आवश्यक होती है, वही सेम कंडीशन लागू होती है मंत्री परिषद के सदस्यों के लिए। यानी मंत्री परिषद के सदस्यों के लिए भी वही सेम कंडीशन है जो राष्ट्रपति के लिए है। इसके बाद में केंद्रीय मंत्री परिषद के मंत्री के लिए वही योग्यता होती है जो एक
सांसद की होती है, यानी संसद का सदस्य मंत्री बन सकता है। और मंत्री पद के लिए कोई अलग से शैक्षिक योग्यता का भी निर्धारण नहीं किया गया है, यानी वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके पास संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताओं को पूरा करने में सक्षम हो, वह व्यक्ति मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है। और अब देखते हैं अपन मंत्री परिषद के प्रकार, यानी मंत्री परिषद कितने भागों में विभाजित है। तो मंत्री परिषद को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में किया गया है, जिसमें पहला है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री वह मंत्री होते हैं जिसमें अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार होता है। ये प्रथम स्तर के मंत्री होते हैं और सामान्यतः कैबिनेट मंत्री किसी न किसी यानी कि अपना जो विभाग होता है उसके अध्यक्ष होते हैं और ये प्रथम स्तर के मंत्रियों की श्रेणी में इनको रखा गया है। और दूसरे स्तर के जो मंत्री होते हैं वह होते हैं राज्य मंत्री, यानी मंत्री परिषद के जो द्वितीय स्तर के मंत्री हैं, द्वितीय स्तर के मंत्री वह हैं राज्य मंत्री और प्रथम स्तर के मंत्री हैं वह हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के पास अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार होता है और वो अपने विभाग के स्वतंत्र मुखिया भी होते हैं और ये द्वितीय स्तर के मंत्री राज्य मंत्री कहलाते हैं। और इसके अलावा एक और भी मंत्रियों परिषद के प्रकारों में शामिल है जो है उप मंत्री, यानी राज्य मंत्रियों के बाद उप मंत्रियों की श्रेणी आती है जो ज्येष्ठ मंत्री के अधीन रहते हुए अपने कार्यों को संपादन करते हैं अर्थात उसके कार्यों में सहायता करते हैं। जो उच्च मंत्री होते हैं अर्थात जो राज्य और कैबिनेट स्तर के मंत्री उनकी सहायता के लिए उप मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा इसमें संसदीय सचिव की भी व्यवस्था की गई है जो उप मंत्रियों के नीचे के स्तर पर आते हैं और संसदीय सचिव होते हैं। ये विभागीय मंत्रियों के प्रशासनिक तथा उसके विशेष रूप से संसदीय कार्यों के संबंध में भी सहायता करते हैं। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, वह बनता है मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। याद रखना कैबिनेट मंत्रियों को मंत्रिमंडल के रूप में भी जानते हैं। जो ये कैबिनेट मंत्री हैं इनको मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया है, यानी मंत्रिमंडल में केवल और केवल कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मंत्री में कौन से स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, तो प्रथम स्तर के मंत्री अर्थात उसका दूसरा नाम है मंत्रिमंडल के सदस्य, यानी मंत्रिमंडल में केवल और केवल कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया जाता है। तो इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण अच्छा क्वेश्चन बनता है जो पूछा जा सकता है, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्री परिषद व मंत्री मंडल में अंतर, यानी मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में मुख्य अंतर क्या है। यानी भारतीय संविधान में मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है जबकि मंत्रिमंडल का निर्माण संविधा के अनुसार ही किया गया है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है। यानी इसमें अलग से ये प्रथम स्तर के मंत्री होंगे इस प्रकार का उल्लेख संविधान में नहीं है, केवल और केवल संविधान के अंदर मंत्री परिषद का उल्लेख दिया हुआ है। इसके अलावा मंत्री परिषद में ये सभी प्रकार के मंत्री ये शामिल किए जाते हैं जिसमें मंत्री परिषद में कैबिनेट स्तर के भी मंत्री होते हैं, राज्य स्तर के भी मंत्री होते हैं और उप मंत्री भी होते हैं। ये सब के सब मंत्री परिषद में शामिल किए जाते हैं जबकि मंत्रिमंडल में केवल और केवल कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया जाता है। तो इसके साथ ही इस आधार पर एक क्वेश्चन और बन गया कि मंत्री परिषद का आकार बड़ा होता है जबकि मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है और मंत्रिमंडल परिषद का एक भाग होता है जबकि मंत्री परिषद मंत्रिमंडल का भाग नहीं होता। यानी मंत्री परिषद से ही मंत्रिमंडल बना हुआ है, यानी मंत्री परिषद का ही भाग है मंत्रिमंडल जबकि मंत्रिमंडल मंत्री परिषद के नियंत्रण में आता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन रहा है। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण बड़ा क्वेश्चन बनता है प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य, यानी प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य, यानी प्रधानमंत्री की कौन कौन सी शक्तियां हैं और उनके कौन कौन से
कार्य हैं। यानी संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कार्यों का उल्लेख दिया हुआ है। यानी प्रधानमंत्री के कार्यों का उल्लेख है वो संविधान के आर्टिकल 78 के अंतर्गत दिया हुआ है। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो समस्त प्रशासनिक निर्णयों को राष्ट्रपति को अवगत करवाने का कार्य भी किसका है? प्रधानमंत्री का है। इसके अलावा लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होने के कारण प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। तो इन मंत्रिपरिषद के सदस्यों के विभागों का आवंटन और किस व्यक्ति को कौन सा प्रभार देना है इसकी सलाह भी राष्ट्रपति को कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 75 में नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है, परंतु वास्तव में यह मंत्रियों का चयन प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। और मंत्रियों के विभागों का आवंटन पर अधिकार प्रधानमंत्री का होता है तथा उसी के साथ मंत्रियों के विभागों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है और करना है तब ये सब कार्य किसके होंगे? प्रधानमंत्री के होंगे। लेकिन मंत्रिपरिषद का आकार भी निश्चित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री अपनी इच्छा के अनुसार अथाह रूप से मंत्रिपरिषद का गठन नहीं कर सकता। 91वें संविधान संशोधन के तहत 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत मंत्रिपरिषद यानी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित कर दी गई है। संख्या निश्चित कर दी गई है और वो निश्चित की गई है लोकसभा के 15%। यानी 15% से यानी निम्न सदन के 15% से अधिक सदस्य मंत्री नहीं बन सकते। और उनका परामर्श राष्ट्रपति को कौन देगा कि ये व्यक्ति बनेंगे? वह देगा प्रधानमंत्री। और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की बैठकों की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करता है। और मंत्रिपरिषद के समस्त कार्यवाही का संचालन व और मंत्रिपरिषद में समन्वय का कार्य भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों में अगर आपसी मतभेद हो जाता है तो उससे को दूर करने का कार्य भी प्रधानमंत्री का होता है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्रालय की फाइल अपने पास मंगवा सकता है और राष्ट्रपति को विभिन्न पदाधिकारियों के संबंध में, जैसे राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, उनके सदस्यों की नियुक्ति करता है, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। ये सभी की नियुक्तियां जो राष्ट्रपति करता है वह प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करेगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होने के कारण लोकसभा के नेता के रूप में संसद के अधिवेशन को बुलाने में, उसका स्त्रावसान करने में आदि की तिथियां प्रस्तावित करता है। यानी कब संसद का अधिवेशन बुलाना है, कब उसका स्त्रावसान करना है, उसके बारे में भी निर्णय प्रधानमंत्री लेता है। तथा संसद के किसी भी कार्य कर्मों की किसी भी प्रकार की कोई एजेंडा तैयार करना है वह भी प्रधानमंत्री के निर्देशन में तैयार किया जाता है। और प्रधानमंत्री सरकार का मुख्य वक्ता होता है। वह सदन व सरकार की नीतियों को स्पष्ट भी करता है कि सरकार की कौन कौन सी नीतियां हैं, उनको स्पष्ट करने का कार्य भी प्रधानमंत्री का है। और प्रधानमंत्री संसद का नेता होने के साथ साथ अपने दल का वास्तविक नेता भी होता है और प्रधानमंत्री का दल पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। यानी अपने दल पर प्रधानमंत्री का पूर्ण नियंत्रण रहता है। प्रधानमंत्री जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं उसमें भाग लेता है। विश्व शांति व सुरक्षा के संबंध में एक दूसरे देशों के शासनाध्यक्षों से पत्राचार भी करता है। और प्रधानमंत्री इसी के साथ नीति आयोग का भी एक पदेन अध्यक्ष माना गया है। यानी संविधान के अंतर्गत स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। यह सब के सब प्रधानमंत्री की कार्य और उनकी शक्तियों में शामिल किया गया है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज तक के इतिहास में सबसे
कम अवधि तक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? वह रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जो 1996 में मात्र 13 दिन। और सबसे लंबी अवधि रही है वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जो अपने देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। तो इन सब की सब संघीय कार्यपालिका, अर्थात इन संघीय सरकार के बारे में अपन ने इन पिछली कक्षाओं में और आज की कक्षा में पढ़ा है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया है। और एक बात और भी ध्यान में रखना, इस संघीय सरकार का उल्लेख संविधान के भाग 5 में है। संघीय सरकार का जो उल्लेख मिलता है वह भाग संविधान के भाग 5 में है। और जो ये संविधान के भाग हैं 1 से 22 तक वर्तमान में, और अनुसूची हैं वर्तमान में 12, उनकी भी मैं आज ग्रुप के अंदर PDF फाइल बनाकर डाल दूंगा। तो साथ में वो भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन से भाग में किस बात का उल्लेख है, कौन से अनुसूची में किस बात का उल्लेख है, जो आपको याद भी करना है और साथ में लिखना भी है। आज के लिए इतना ही, और अच्छे से पढ़ना। धन्यवाद।